नमस्ते। आज के हमारे इस विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज हम चेतना की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कि हम असल में कौन हैं और क्या वाकई आंतरिक स्वतंत्रता पाना संभव है। हमारे पास जो सामग्री है, लिविंग अनटेथर्ड, वो इस यात्रा में हमारी गाइड होगी। बिल्कुल। ये चर्चा एक आप कह सकती हैं गहरी खोज है, ये जानने की कि हमारे अंदर ये जो मैं है, जो हर पल जीवन का अनुभव कर रहा है, उसकी असली पहचान क्या है। कैसे हम बाहरी दुनिया, अपने अनगिनत विचारों और ये जो भावनाएं हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, उनके साथ तालमेल बिठाते हैं। हाँ, और ये जाने देना या लेटिंग गो का क्या मतलब है, इसकी बात तो बहुत होती है। एग्जैक्टली। इसका राज क्या है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, अंदर कौन है? ये जो महसूस कर रहा है, सोच रहा है, जी रहा है, ये स्वयं कौन है? स्रोत सामग्री एक अंदरूनी जागरूकता या चेतना की बात करती है। वो एक सोचने का नजरिया देती है कि कोई पूछे क्या आप अंदर हैं, और हमें फौरन पता चल जाता है कि हाँ, कोई तो है अंदर। हाँ, ये एक सरल लेकिन गहरा बिंदु है। स्रोत हमें समझाता है कि हम मूल रूप से चेतन दृष्टा हैं, मतलब अनुभव करने वाले, जानने वाले, सब्जेक्ट जिसे कहते हैं। बाकी सब कुछ जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं, जैसे ये शरीर, ये विचार जो मन में आते जाते हैं, ये बाहर की दुनिया। ये सब देखी जाने वाली चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स। हाँ बिल्कुल, ये सब देखे जाने वाली चीजें हैं। सोचिए जैसे आप कमरे में बदलती हुई तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें बदलती रहती हैं, पर आप जो देख रहे हैं वो तो वही रहते हैं ना। ये बात शरीर पर भी लागू होती है ना। जैसे मेरा हाथ, अगर मान लीजिए ये कट जाए, तब भी मैं तो अंदर ही रहूंगा जो इस कमी को महसूस करेगा। सही। या फिर उम्र के साथ शरीर कैसे बदलता है, बचपन का शरीर, जवानी का, फिर बुढ़ापे का। शरीर बदल गया, पर अंदर जो देख रहा था वो मैं तो वही रहा। इसका मतलब है कि मैं शरीर नहीं हूं। स्रोत के अनुसार हाँ, आप वो चेतना है जो शरीर का अनुभव कर रही है। उम्र, लिंग, त्वचा का रंग, स्वास्थ्य, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं या गुण हैं। उस चेतना के नहीं जो इन सब को जान रही है। वो चेतना, वो जागरूकता हमेशा एक जैसी रहती है, अपरिवर्तनीय। वो बस देखती है, जानती है। हाँ बिल्कुल, यही हमारी असली पहचान है, दृष्टा होना। ठीक है, तो अगर मैं ये दृष्टा हूं, ये चेतना हूं, तो मेरे अनुभव क्या हैं? स्रोत कहता है कि मुख्य रूप से 3 तरह के अनुभव लगातार चलते रहते हैं। पहला, बाहर की दुनिया का अनुभव, जो हमारी 5 इंद्रियों से आता है। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। दूसरा, हमारे विचारों का अनुभव, जो मन में चलते हैं। और तीसरा, हमारे भावनाओं का अनुभव, जिसे स्रोत हृदय से जोड़ता है। और मजे की बात, स्रोत इसे 3 रिंग का सर्कस कहता है। हाँ, ये सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है क्योंकि ये काफी हद तक सच लगता है ना? बिल्कुल लगता है। ये तीनों अनुभव लगातार हमारी चेतना का ध्यान खींचने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे सर्कस के 3 अलग-अलग रिंग्स में एक साथ कुछ चल रहा हो। चलिए पहले रिंग से शुरू करते हैं, बाहरी दुनिया। अच्छा, तो स्रोत का एक बड़ा दावा यह है कि बाहरी दुनिया व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है। वो बस जैसी है वैसी है, और इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इसके पीछे वो कुछ वैज्ञानिक तर्क भी देते हैं शायद। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाता है कि अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये दुनिया परमाणुओं और अणुओं का खेल है। जो रंग हमें दिखते हैं वो चीजों के अपने गुण नहीं है, बल्कि उनसे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश तरंगों का नतीजा है। अच्छा। ब्रह्मांड की कहानी बिग बैंग से शुरू होती है, फिर तारे बनते हैं, उन्हीं तारों के अंदर भारी तत्व बनते हैं, जिनसे ग्रह बनते हैं, जीवन पनपता है। ये सब अरबों खरबों सालों का नतीजा है। ये सब हमारी पसंद या नापसंद पूछे बिना हुआ और हो रहा है। जैसे वो उदाहरण दिया है सैन फ्रांसिस्को के फिशरमैन्स वॉर्फ का नज़ारा, या शनि ग्रह के छल्ले। हाँ, ये बस मौजूद हैं, इनमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। ये मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं बने हैं। सही कहा। हमारे सामने जो भी क्षण आता है, चाहे वो ट्रैफिक जैम हो या मौसम का बदलना या किसी का व्यवहार, वो मूल रूप से व्यक्तिगत नहीं है। वो बस घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला का नतीजा है, अरबों सालों के कारण और प्रभाव का फल। हम अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपनी पसंद नापसंद से उसे व्यक्तिगत बना लेते हैं। हाँ, ये सोच करके मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मुझे ये पसंद नहीं। बिल्कुल, ये सोच उसे व्यक्तिगत रंग दे देती है। तो
फिर इसका क्या मतलब हुआ हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए? अगर दुनिया व्यक्तिगत नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? बस हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है समर्पण सीखना, सरेंडर। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करना सीखना है, जैसी वो है, बिना उसे तुरंत अच्छा या बुरा कहे, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए। जैसे कोई वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से लड़ता नहीं है, उसे समझता है, स्वीकार करता है और फिर हवाई जहाज बनाता है। अच्छा उदाहरण है। वैसे ही जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करके ही हम उनसे सही ढंग से निपट सकते हैं। ये प्रतिरोध छोड़ने की बात है। ठीक है, ये बाहरी दुनिया की बात हुई। अब जरा अंदर चलते हैं, मन की दुनिया में। स्रोत खाली मन या एम्प्टी माइंड जैसी किसी चीज का जिक्र करता है। सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये मुमकिन भी है? मन वो जगह है, वो स्पेस है जहां विचार आते जाते हैं। खाली मन का मतलब है विचारों की अनुपस्थिति की अवस्था, एक शांत स्थिर ऊर्जा क्षेत्र। पर आमतौर पर हमारा मन विचारों से भरा रहता है। स्रोत कहता है कि मन एक तरह से बाहरी दुनिया को हमारे लिए प्रस्तुत करता है। जैसे टीवी स्क्रीन बाहर से सिग्नल लेके तस्वीर बनाती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि मन सिर्फ दिखाता नहीं है, वो अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ता भी है। यहीं पर संस्कार की अवधारणा आती है। ये सुनने में थोड़ी रहस्यमयी लगती है। ये क्या भला है? संस्कार कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि हमारे ही अतीत के अधूरे भावनात्मक पैटर्न है। असल में जब हम किसी अनुभव को पूरी तरह जी नहीं पाते, या तो हम उसे पसंद न आने पर दबा देते हैं, उससे भागते हैं, जैसे कोई डर या अपमान, या फिर हम किसी सुखद अनुभव से इतना चिपक जाते हैं कि उसे जाने नहीं देना चाहते, जैसे कोई तारीफ या खुशी। अच्छा, तो उस अनुभव की ऊर्जा पूरी तरह बह नहीं पाती, वो हमारे अंदर अटक जाती है। स्रोत में रैटल स्नेक और तितली का उदाहरण है। रैटल स्नेक डरावना है, हम उससे बचना चाहते हैं, उसे धकेलते हैं। तितली सुंदर है, हम उसे पकड़ना चाहते हैं, उसे चिपकते हैं। हाँ, ये अधूरी अटकी हुई ऊर्जा ही संस्कार बन जाती है। अच्छा, तो ये जैसे ऊर्जा की छोटी छोटी गांठें हैं जो हमारे अंदर बन जाती हैं, और यही मिलकर हमारा व्यक्तिगत मन, या जिसे मानस साइकी कहते हैं, वो बनाते हैं। बिल्कुल, ये संग्रहित अटकी हुई ऊर्जा के पैटर्न हमारी धारणा को रंग देते हैं। जैसे वो रोशा स्याही धब्बा टेस्ट होता है ना, हम उन धब्बों में वही आकार देखते हैं जो हमारे मन में पहले से कहीं दबा होता है। ये संस्कार तय करते हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद। हम इन्हीं पसंद नापसंद के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं वो हूं जिसे तेज आवाज पसंद नहीं, या मैं वो हूं जिसे अकेले रहना अच्छा लगता है। तो ये हमारी आत्म अवधारणा या सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाती है। हाँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी ज्यादातर पसंद नापसंद असली नहीं है, बल्कि इन पुराने संस्कारों का नतीजा है? ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। स्रोत का तर्क तो यही लगता है। ये संस्कार ही उन अनचाहे अपने आप आने वाले विचारों, ऑटोमेटिक थॉट्स का स्रोत है, जो बिना बुलाए मन में घूमते रहते हैं। ये असल में वो अटकी हुई ऊर्जा है जो बाहर निकलने का रास्ता खोज रही होती है। सपने भी शायद इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकते हैं, जहां ये ऊर्जा खुद को अभिव्यक्त करती है। स्रोत एक उच्च अमूर्त मन की भी बात करता है, वो शांत रचनात्मक मन जो इन व्यक्तिगत संस्कारों से परे है। शायद महान वैज्ञानिक या कलाकार उसी मन से जुड़ पाते हों। वाह, ये मन की दुनिया तो वाकई एक जाल जैसी है। अब आते हैं तीसरे अनुभव पर, भावनाएं। स्रोत इन्हें हृदय से जोड़ता है। ये विचारों से कैसे अलग हैं? क्या ये भी संस्कारों से जुड़ी हैं? हाँ, भावनाएं विचारों से अलग महसूस होती हैं। स्रोत के अनुसार ये आध्यात्मिक हृदय से, फिजिकल हार्ट नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र से उठने वाली ऊर्जा की तरंगें या कंपन है। ये शब्दों या तस्वीरों की तरह नहीं होती, बल्कि एक महसूस करने वाली गुणवत्ता रखती हैं। अच्छा लगना, बुरा लगना, शांति, बेचैनी। स्रोत यहाँ शक्ति की बात करता है, हमारे अंदर बहने वाली जीवन ऊर्जा। और संस्कार यहाँ भी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे मन में विचारों को प्रभावित करते हैं, वैसे ही हृदय में भावनाओं को। बिल्कुल, और शायद और भी गहराई से, वो संस्कार जो मन में पैटर्न बनाते हैं, वही हृदय में ऊर्जा के मुक्त प्रवाह में रुकावट या ब्लॉकेजेस की तरह काम करते हैं। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है, शक्ति, और बीच बीच में पत्थर या बांध, संस्कार आ जाते हैं। अच्छा, जब शक्ति इन रुकावटों से टकराती है तो हृदय या तो खुलता है अगर अनुभव संस्कार से मेल खाता है, या बंद होता है
अगर अनुभव संस्कार के विपरीत है। इसी खुलने और बंद होने को हम अलग-अलग भावनाओं के रूप में महसूस करते हैं। खुशी, प्यार, उत्साह ये खुला हृदय है। डर, गुस्सा, जलन ये बंद हृदय। इसीलिए शायद स्रोत मानवीय प्रेम और बिना शर्त प्रेम या अनकंडीशनल लव में फर्क करता है। हाँ, मानवीय प्रेम अक्सर सशर्त होता है। कंडीशनल वो तब पैदा होता है जब बाहर की कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति हमारे अंदर के किसी संस्कार को इस तरह छूती है कि हृदय खुल जाता है। ये बाहरी कारणों पर निर्भर है। तुम मुझे खुश करते हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ टाइप का। बिना शर्त प्रेम तब होता है जब हृदय अंदर से ही खुला रहता है, क्योंकि रुकावटें हट गई हैं, शक्ति बिना बाधा के बह रही है। ये किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता, ये अंदर से आता है। ये तब संभव है जब हम अपने संस्कारों को साफ कर लेते हैं। तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम इंसान एक अजीब सी दुविधा में फंसे हैं। हमारे अंदर ये पुराने संस्कार जमा हैं जो हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और हमें दुखी करते हैं। बुद्ध ने भी तो दुख की बात कही थी। स्रोत इसे मानवीय दुविधा या ह्यूमन प्रेडिकमेंट कहता है। बिल्कुल सही। हम अपने अंदर की इस बेचैनी, इस दुख से बचने के लिए लगातार बाहरी दुनिया को बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं। स्रोत एक मजेदार उदाहरण देता है पेप्टोबिस्मोल का, पेट दर्द की दवा। पेट में दर्द है, आंतरिक समस्या, शायद गलत खान-पान या तनाव, और हम बाहर से दवा खाकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लक्षण को दबा रहे हैं, जड़ को नहीं। एग्जैक्टली। हम बाहरी परिस्थितियों को, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे अंदर की बेचैनी शांत हो जाए, लेकिन ये असली जड़ यानी अंदर के संस्कारों को नहीं छूता। तो फिर रास्ता क्या है? अगर बाहरी दुनिया को बदलना काम नहीं करता तो इस दुविधा से निकलने का उपाय क्या है? उपाय है जाने देना, लेटिंग गो, यानी स्वीकृति और समर्पण। बाहरी दुनिया से लड़कर अंदर की गांठों को शांत करने की कोशिश करने के बजाय सीधे उन गांठों को ही खोलना, उन्हें मुक्त करना। जब भी कोई असहज भावना या विचार उठें, डर, गुस्सा, असुरक्षा, तो उसे दबाने, उससे लड़ने या उसे सही ठहराने के बजाय उसे बस महसूस होने देना, उसे जगह देना और फिर उसे जाने देना, जैसे आप मुट्ठी खोल देते हैं। सुनने में सरल लगता है पर करने में शायद मुश्किल हो। क्या स्रोत इसके लिए कुछ तरीके, कुछ तकनीकें बताता है? हाँ, कुछ रास्ते सुझाए गए हैं। एक है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। ये जानबूझकर नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों को लाने का प्रयास है। ये कुछ हद तक मदद कर सकता है, पर ये गहरी गांठों को नहीं खोलता, बस ऊपर से ढक देता है। और एक मंत्र का भी जिक्र है। हाँ, मंत्र का जाप मन को एक बिंदु पर टिकाने में मदद करता है। जब मन मंत्र पर केंद्रित होता है तो वो पुराने संस्कारों से उठने वाले विचारों में कम उलझाता है। ये मन को शांत करने का एक तरीका है ताकि अंदर की सफाई का काम हो सके। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण तकनीक साक्षी चेतना है, विटनेस कॉन्शियसनेस। ये क्या है और कैसे काम करती है? साक्षी चेतना का मतलब है अपने अंदर उठने वाले विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को आते जाते देख रहे हैं। आप ट्रैफिक नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। वैसे ही आप गुस्सा नहीं हैं, आप वो चेतना है जो गुस्से को महसूस कर रही है। अच्छा। इसके साथ जुड़ा है शिथिल होना और मुक्त करने का अभ्यास, रिलैक्स एंड रिलीज। जब भी कोई पुरानी अटकी हुई ऊर्जा, मतलब संस्कार, सक्रिय हो और बेचैनी पैदा करे, तो सचेत रूप से शरीर को और मन को ढीला छोड़ना, उस बेचैनी से लड़ने के बजाय उसे महसूस करना और सांस के साथ बाहर जाने देना। स्रोत में रस्साकशी का उदाहरण है, टग ऑफ वॉर। रस्सी को खींचने के बजाय बस छोड़ दो। हाँ, ये रस्साकशी वाला उदाहरण काफी अच्छा, मतलब लड़ना नहीं है, बस छोड़ देना है। स्रोत ये भी कहता है कि शुरुआत छोटी चीजों से करनी चाहिए, आसानी से मिलने वाले फल तोड़ने से, लो हैंगिंग फ्रूट। हाँ, ये बहुत व्यावहारिक सलाह है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से अभ्यास शुरू करें, जैसे ट्रैफिक में फंस गए, या मौसम खराब हो गया, या किसी ने कुछ कह दिया। इन छोटी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देखें। क्या झुंझलाहट होती है, गुस्सा आता है, बस उसे देखें, महसूस करें और छोड़ दें, रिलैक्स करें। ये छोटे छोटे अभ्यास हमें बड़ी भावनात्मक गांठों, खासकर अतीत के गहरे घावों से निपटने के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, तो अतीत से भी निपटा जा सकता है इस तरह? हाँ बिल्कुल, अतीत की घटनाओं को याद करके
उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करके और उनके प्रति अपने निर्णयों को, अपने जजमेंट्स को मुक्त करके हम उन्हें जाने दे सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन का नियमित अभ्यास इस पूरी प्रक्रिया में एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि ये हमें साक्षी भाव विकसित करने और मन को शांत रखने में मदद करता है। तो मान लीजिए कोई इस रास्ते पे चलता है, लगातार जाने देने का अभ्यास करता है, तो उसका जीवन कैसा दिखने लगता है? ये बंधन मुक्त जीवन, लिविंग अनटेथर्ड, असल में है क्या? जब ये अंदरूनी रुकावटें, ये संस्कार साफ होने लगते हैं, तो शक्ति, वो जीवन ऊर्जा बिना बाधा के बहने लगती है। इसका अनुभव कैसा होता है? स्रोत कहता है इसका अनुभव होता है बिना शर्त प्रेम के रूप में, जो अंदर से बहता है। गहरी शांति, सहज आनंद, रचनात्मकता, प्रेरणा, उत्साह, ये सब उस मुक्त ऊर्जा के स्वाभाविक गुण हैं। तो जीवन फिर डर से नहीं चलता? नहीं, जीवन फिर अपनी व्यक्तिगत जरूरतों, इच्छाओं और डर से संचालित नहीं होता, बल्कि आप हर पल जो सामने आ रहा है उसकी सेवा में जीने लगते हैं। रिश्ते लेन देन या जरूरतों पर आधारित नहीं रहते, बल्कि बिना शर्त प्रेम और स्वीकृति पर टिकते हैं। क्या ये चेतना की किसी उच्च अवस्था की ओर ले जाता है? स्रोत के अनुसार हाँ। चेतना धीरे धीरे बाहरी वस्तुओं और अंदरूनी उथल-पुथल से हटकर अपने असली स्वरूप यानी शुद्ध जागरूकता में स्थिर होने लगती है। व्यक्ति जीवन के प्रवाह के साथ एक लय में आ जाता है, जिसे परम समर्पण कहा जा सकता है। ये यात्रा आसान नहीं है, इसमें लगातार इच्छा, इंटेंट और अभ्यास की जरूरत होती है। ये रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि हर पल जाने देने का चुनाव करने से धीरे धीरे खुलने वाला मार्ग है। हर बार जब हम किसी छोटी सी झुंझलाहट को भी जाने देते हैं, हम स्वतंत्रता के थोड़ा और करीब आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य बात यह है कि असली आंतरिक स्वतंत्रता दुनिया को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश करने से नहीं मिलती। वो मिलती है अपने अंदर जमा पुराने पैटर्न्स को, अपनी प्रतिक्रियाओं को जाने देकर। ये अपने अनुभवों के साथ अपने रिश्ते को